और वो महाराज अम्मीचंद थे? हाँ, और दूसरी रानी जी थी। लच्छी बच्चों की तरह सवालात कर रही थी। हाँ, वो रानी मनोरमा थी। और अनूपी, महाराज ने मुझे प्रणाम भी तो किया था। क्या होगा? अरे मेरी इज्जत ही क्या है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मिला है अनूपी। भगवान की सौगंध, तुमने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिए। ये सारी बातें सपनों में भी नहीं देखी थी। राजा और रानियों के नाम किस्से कहानियों में सुन लिया करते थे। भगवान ने मुझे बहुत बड़ी इज्जत दी अनूपी। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। ये तो खुशी की बात है लच्छी। मैं ऐसी खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, उसने आगे बढ़कर मासूमियत से मेरी गर्दन में बाहें डालती। सारे रास्ते लच्छी ऐसी ही मासूम मासूम बातें करती रही। कई बार उसने बच्चों की मानित रथ का पर्दा हटाकर बाहर झांका था। और फिर हम राजमहल पहुंच गए। राजा अमीचंद नीचे उतरा। रानी मनोरमा भी रथ से उतरकर दासियों के हजूम में बड़ी बेनियाजी से चली गई। लेकिन राजा अमीचंद बहुत मुतासर हो गया था। उसने महल में मेरा स्वागत किया और फिर बड़े एहतराम से हमें महल के एक खूबसूरत कमरे में पहुंचा दिया। क्या राजा खुद मेरे साथ आया था? मेरे अंदर यही खराब बात है महाराज, जिसका बैरी बनता हूं उसे पाताल में भी नहीं छोड़ता, और जिसकी इज्जत करता हूं फिर उसके सामने खुद को कुछ नहीं समझता। उसने कहा, तेरे मन में खोट नहीं है अमीचंद, तेरा मन गंगा जल की तरह साफ है। मैंने जवाब दिया, मेरे मन ने आपको महान मान लिया है। अब कोई भी आपके बारे में कुछ कहे मैं नहीं मानूंगा। आप आराम से यहाँ रहें, मैं आपकी सेवा में आता रहूंगा। सारे लोग आपकी सेवा करेंगे, किसी बात में आप खामोश न रहें। हमें आपके चरणों की धूल चाहिए महाराज। चिंता न करो अमीचंद, हम थोड़े दिन तेरे मेहमान रहेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। अभी जाने की बात न करें महाराज, आप जैसे महान पुरुष बार बार नहीं मिलते। अब आप आराम करें, रात बीत रही है, अमीचंद ने कहा। और फिर वो मेरे कदम छूकर बाहर निकल गया। हाय राम, मैं राजाओं को ना जाने क्या समझती थी। महाराज अमीचंद तो बड़े ही अच्छे मनुष्य। जी हाँ, मैंने तंजिया अंदाज में कहा और फिर चौंक कर लच्छी से पूछा, तुम भोजन कर चुकी हो लच्छी? हाँ महाराज। क्यों? बस ठीक है, यूं ही पूछ रहा था। अब आराम करें, मैं भी थक गई हूं महाराज, लच्छी ने एक अंगड़ाई लेते हुए कहा। तब फिर दरवाजा बंद कर दो, मैंने कहा। और लच्छी के चेहरे पर आने वाले वक्त के रंगीन साए लहराने लगे। उसकी आंखों में गुलाल फैल गया और वह शर्माए शर्माए कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर उसने कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर दिया और बहके बहके कदमों से वापस आ गई। मैं दिलचस्पी से उसकी कैफियत देख रहा था। आने वाले दिलकश लम्हात की पूरी कहानी लच्छी के चेहरे पर बिखरी हुई थी। मुझे ये किताब बेहद पसंद आई और मैंने इसे खुद पर खींच लिया। लच्छी के पूरे बदन में खुशबुएं बसाई गई थी और वो फूल की तरह महक रही थी, और फिर मैंने उसके पूरे बदन की महक खुद में जज्ब कर ली। लच्छी अब सिर्फ गुलाब की एक पत्ती रह गई थी, लेकिन मुतमिन और मसरूर। वो मेरी आगोश में दराज थी। तब उसकी आंखें बंद हो गईं और सांस गहरे होते गए। वो किसी मासूम बच्ची की तरह मेरी आगोश में सोकी, लेकिन मेरी आंखें खुली हुई थी और मैं प्यार भरी निगाहों से सोती हुई लच्छी को देख रहा था। अपना सब कुछ मेरे हवाले करके किस सुकून से सोकी। कितना एतमाद है इसे मुझ पर, मैंने सोचा और उसकी बंद आंखों के पपोटों पर उंगली फेरने लगा। तब इन आंखों को देखते हुए दो और आंखें मेरे जहन में ऊपर आई, शरारत की चमक लिए हुए, एक अजीब सी मानी खेजियत लिए हुए। दो पुरस्रार आंखें, दो दिलकश आंखें, और इनके नीचे मुस्कुराते हुए होंठ। अजीब मुस्कुराहट थी, वाकई अजीब मुस्कुराहट थी। आंखों की चमक हैरत अंगेज थी, रोशन रोशन और तेज से तेज तर। ये रोशनी पूरे कमरे में फैल के, आंखें दर हकीकत मेरी आंखों के सामने थीं और इनसे इतनी तेज रोशनी फूट रही थी कि कमरा मुनव्वर हो गया था। और फिर मुस्कुराते हुए होंठ, फिर नन्ही सी ठोड़ी, फिर गर्दन, और फिर गर्दन से नीचे का बदन। एक इंसानी हेवला तश्कील पा रहा था और चंद लम्हात के बाद वो हेवला मुकम्मल हो गया। वो मनोरमा थी, रानी मनोरमा। उसकी मुस्कुराहट और गहरी होगी, लेकिन मैं हैरान रह गया था। दरवाजा बदस्तूर बंद था और वह अंदर मौजूद थी। फिर उसकी आवाज उभरी, कृष्णु का महाराज, तुम रानी मनोरमा, तुम यहाँ कहाँ से आ गई? तुम आकाश के बासी हो महाराज। हम धरती के कीड़े तुम्हारे ज्ञान को कहाँ पहुंच सकते, लेकिन क्या यह ज्ञान तुम्हें इस अबला की गोद से मिला है? तुम अंदर किस तरह आ गई मनोरमा? इस बार मैंने सख्त आवाज में पूछा। ओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है महाराज, चिंता क्यों करते हो? अब मनोरमा ऐसी गई खुसरी भी नहीं है कि किसी का राज खोल देगी। मुझे किसी राज की चिंता नहीं है मनोरमा। तुम मेरे लिए अजीब हो महाराज, बड़े ही सुंदर मगर बड़े ही अनोखे। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? यही कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? जो कुछ मैंने कहा इस पर तुम्हें यकीन नहीं आया? नहीं महाराज, वो मुस्कुरा पड़ी। क्या आप अब भी यही कहेंगे कि मैं इस बात पर यकीन कर लूं? क्यों, अब क्या हुआ? त्यागी संसार से कोई वास्ता नहीं रखते। आपने इस अबला को सती होने से बचाया है और अब इसे अपनी मलकियत बना लिया। क्या ऋषि ऐसा ही करते हैं? ओह, क्या ऐसा नहीं करते? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें तो हिंदू मत के बारे में भी मालूमात नहीं है महाराज, और तुम खुद को ज्ञानी कहती हो। हाँ रानी मनोरमा, तेरा ख्याल ठीक है, मगर पहले तो मुझे एक बात बता। पूछो महाराज, तू इस बंद कमरे में कैसे आ गई? ये मेरा ज्ञान है महाराज, ये मेरी शक्ति है, मनोरमा ने कहा। तब तो बड़ी बेवकूफ है, अपने ज्ञान अपनी शक्ति से मेरे बारे में क्यों नहीं मालूम कर ली थी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह काम भी मुश्किल नहीं होगा महाराज, परंतु मैं कुछ और चाहती हूँ। वो भी बता दे, मैंने लापरवाही से कहा। बता दूंगी महाराज, ऐसी जल्दी भी क्या है, मनोरमा ने कहा, और उसकी आंखों से भी
फिर तेज रोशनी फूटने लगी। मेरी निगाहें उसकी आंखों पर जम कर रह गई थी। दर हकीकत मुझे अंदाजा नहीं हो सका कि इसका बकिया जिस्म कब तहलील हो गया। फिर वो आंखें छोटी होने लगी, छोटी और छोटी, फिर 2 नन्हे नुक्ते रह गए और इसके बाद कुछ भी न रहा। मैं हैरतज़दा निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। ज़हन में अभी तक मनोरमा की आवाज़ गूंज रही थी। फिर मैंने चौंक कर इर्द गिर्द के माहौल को देखा। क्या ये सब वहम था, तसव्वुर था? दरवाजा बिल्कुल बंद था और कमरे में कोई वजूद नहीं था। मनोरमा कहाँ से आई और कहाँ चली गई, कुछ अंदाजा नहीं हो सका था। बहरहाल ये अजीबो गरीब कुव्वत थी जिसका इजहार दूसरी बार मेरे सामने हुआ था। ये लोग इसे जादू मंत्र कहते थे, लेकिन जो कुछ भी था इल्म दिलचस्प था और मैं इससे काफी मुतासर था। मैं चाहता था कि किसी ऐसे शख्स को दोस्त बनाऊं जो मुझे ये इल्म सिखा दे, और मनोरमा भी हो सकती थी। काफी देर तक मैं इसके बारे में सोचता रहा और फिर गहरी नींद सो गया। दूसरी सुबह देर से जागा था। लच्छी जाग चुकी थी और उसका मसला हुआ लिबास अब उसके बदन पर था। महल की दासियों और दासों ने हमें गुस्ल करने की जगह बताई। लच्छी और मेरे लिबास भी नए आए थे और फिर दासों ने इतला दी कि महाराज ने भोजन के लिए बुलाया। चलो, मैंने कहा और मैं और लच्छी नौकरों के साथ चल पड़े। महल दर हकीकत बेहद खूबसूरत था। हर चीज से शान टपकती थी। एक बहुत बड़े और खूबसूरत कमरे में राजा अमीचंद, रानी मनोरमा और दूसरे कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने खड़े होकर हमारा स्वागत किया। मनोरमा बड़े एहतराम से पेश आई थी। मैंने उसकी आंखों में झांका, लेकिन इस वक्त मुझे उसकी आंखों में कोई खास बात नजर नहीं आई। रात कैसी गुजरी महाराज? अमीचंद ने दोस्ताना अंदाज में पूछा। इस पर आज तक गौर नहीं किया अमीचंद, जैसी भी गुजर जाए। मेरी मनोकामना है महाराज कि आप यहाँ कोई तकलीफ ना उठाएं। हमें कोई तकलीफ नहीं है अमीचंद। तुम भी देवी महान गायानी के संग की वजह से तुम्हारा रुतबा भी बहुत बढ़ गया है। हमें तुम्हारी सेवा करके बहुत खुशी होगी। राजा अमीचंद लच्छी से बोला। लच्छी को जवाब न दे सकी थी। मैंने बार बार मनोरमा की तरफ देखा, लेकिन वो खामोशी से सर झुकाए भोजन कर रही थी और इस वक्त उसकी आंखों में कोई खास बात नहीं थी। नाश्ते के बाद हम कमरे से निकल आए। राजा ने मेरे कदम छुए और दरबार जाने की इजाजत तलब की, फिर चला गया। मैं और लच्छी अपनी आरामगाह की तरफ चल पड़े थे। रानी मनोरमा भी हमारे पीछे आ रही थी। तब मैंने लच्छी को दासियों के हवाले किया और रानी के करीब आने का इंतजार करने लगा। मनोरमा मेरे करीब आकर रुकी थी। मेरे लिए कोई उपदेश महाराज? मनोरमा ने अदब से पूछा। हाँ रानी, तुमसे कुछ बातें करनी है। मैंने कहा महाराज अगर पसंद करें तो मेरे दरबार चलें या फिर जहां चाहें। ये तेरा महल है रानी और हम तेरे मेहमान, जहां तू कहे। तब मेरे साथ आइए महाराज, मनोरमा ने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। दासियां पीछे हट गईं और हम दोनों आगे पीछे चलते हुए एक खूबसूरत दरवाजे के पास पहुंच गए। दासियों ने दौड़कर दरवाजा खोला और एक तरफ हटके। तब हम दोनों अंदर दाखिल हो गए और रानी के इशारे पर दासियों ने दरवाजा बंद कर दिया। पधारिए महाराज, मेरे भाग्य आप यहाँ तक आए। रानी एक निशिस्त गाह की तरफ इशारा करके बोली और मैं इत्मीनान से बैठ गया। रानी मेरे सामने बैठ गई थी। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा और चक्कर में पड़ गया। इस वक्त रानी का चेहरा बिल्कुल सादा था। आंखों में चमक अब भी थी, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं थी। मैं समझ गया ये तो मामला ही कुछ और नजर आ रहा था। रात के वक्त रानी की कैफियत ही कुछ और थी। क्या उपदेश है महाराज? उसने कहा। कुछ बातें पूछनी है, मैं मौजूद हूँ। क्या अमीचंद की एक ही रानी है या कोई और भी है? सिर्फ मैं ही हूँ महाराज। 4 रानियां मर चुकी हैं। वैसे भी राजाओं को रानियों से ज्यादा दासियों के साथ समय बिताना होता है। रानी 1 हो या 10, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, मैंने गर्दन हिलाई। अमीचंद भी दासियों में दिलचस्पी लेता है। ये राजाओं की शान है महाराज। मनोरमा उदासी से बोली। तुम्हें बुरा नहीं लगता? आदत पड़ जाती है महाराज, उसने जवाब दिया और इस जवाब में बड़े बेबसी थी। रात की मनोरमा बेबस नहीं थी। फिर ये क्या राज है? क्या दर हकीकत वो सिर्फ एक तसव्वुर था या फिर कोई और हस्ती? तुम अगर चाहो मनोरमा तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। किस बारे में महाराज? अमीचंद सिर्फ तुम्हारा दम भरे? नहीं महाराज, कभी ये मेरी मनोकामना थी, अब नहीं है। क्यों? अब मैं आदी हो चुकी हूँ और फिर मेरा पति जिस बात में खुश है, मैं इसमें टांग क्यों उड़ाऊं? नहीं महाराज, मैं ये नहीं चाहती। तेरी मर्जी है रानी, मैं चाहता हूँ तेरी कोई सहायता करूं। अगर कभी तुझे इसकी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना। दया है महाराज की और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, मनोरमा ने कहा और मैं उठ खड़ा हुआ। बस अब मुझे आज्ञा दीजिए। पधारिए महाराज, मैं क्या सेवा करूं? मेरे लिए भी तो कुछ कहें। जरूर कहेंगे मनोरमा, यह भी नहीं, मैंने कहा और फिर उसके कमरे से निकल आया। लेकिन उलझा ज़ेन लिए सच्ची बात है, मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सका था। मनोरमा तो मेरे ख्याल के बरक्स निकली। वह चालाक लगती थी। उसकी आंखों से तेज रोशनी और तेजी टपकती थी, लेकिन अपनी गुफ्तगू से वो ऐसी नहीं मालूम हुई थी। इसने नहायत एहतराम से मुझसे बात की थी और मैं कहीं भी अंदाजा नहीं लगा सका कि वो मुझसे कोई फरेब कर रही है। फिर वो तसव्वुर कैसा था? क्या दर हकीकत वो कोई तसव्वुर था? मगर इससे कबल तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले तो मैंने खुली आंखों से कोई ख्वाब नहीं देखा था। यहाँ ऐसा फरेब क्यों हुआ? दर हकीकत में थोड़ी देर तक उलझा रहा और उसके बाद मैंने ये ख्याल ज़हन ही से निकाल दिया। मनोरमा से दिन में 3 बार मुलाकात हुई। एक बार शाम की पूजा पर और फिर रात के खाने पर, लेकिन उसके और राजा अमीचंद के अंदाज में एहतराम के सिवा कुछ नहीं था। और फिर रात आके मेरे ज़हन में किसी किस्म का तरद्दुद नहीं था। लच्छी का नाजुक और मेरा जाना पहचाना बदन था और मैं लच्छी की लज्जत अंगेज सांसें थी और रात का सन्नाटा। लेकिन सन्नाटे में एक खनकती हंसी शामिल हो गई और यह हंसी लच्छी की नहीं थी,
लच्छी तो नीम गनूदा हो गई थी। फिर मेरे कानों में साफ आवाज उभरी, क्या हो रहा है महाराज? और मैंने चारों तरफ देखा। आवाज मनोरमा की थी, इसमें कोई शुबा नहीं था। लच्छी, मैंने लच्छी को आवाज थी, इसे सोने दो महाराज, मुझसे बातें करो, वो मेरी आवाज नहीं सुनेगी। कौन हो तुम? अरे कैसे ज्ञानी हो, इतनी सी बात नहीं मालूम कर सकते? मनोरमा, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, दासी ही है। क्या बात है, आज तुम खुलकर सामने नहीं आ रही? आ जाऊं? मनोरमा की चहकती हुई आवाज उभरी। हाँ आओ, देखूं तो सही क्या तिलिस्म है। मैंने कहा और अचानक एक जगह रोशनी होगी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मनोरमा ही थी, लेकिन हैरत की बात थी, मैं उसे करीब से देखने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन जो ही मैं उसकी चमकदार वजूद के नजदीक पहुंचा वो मेरी निगाहों से ओझल होगी। फासले ठीक होते हैं महाराज, मैं करीब से भी वैसी ही नजर आऊंगी जैसी दूर से। यह आवाज मेरी पुष्ट से आई। मैंने घूम कर देखा, मनोरमा कमरे के दूसरे कोने में खड़ी हुई थी और लच्छी उस तरफ सो रही थी। बहरहाल हैरत अंगेज बात थी, लेकिन मुझे ग्रंथनाथ याद आ गया। मैं उसका इल्म में देख चुका था। ठीक है मनोरमा, दूर ही से सही, मगर क्या तुम मुझसे बातें करोगी? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। तब फिर आओ बैठे, बातें करें। और मनोरमा मुस्कुराती हुई बैठ गई। कल रात भी तुम ही थी ना? हाँ महाराज, संसार में सिर्फ एक ही मनोरमा है और वो मैं हूं। मेरी जैसी दूसरी ना होगी। आपने देखी तो बताइए। नहीं देखी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम दिन की रोशनी में बदल क्यों जाती हो? उसके बाद छोड़ो कृष्णु का, दिन की बात दिन के साथ। तुम बताओ तुम्हारा ज्ञान मेरे बारे में क्या कहता है? मनोरमा ने कहा, तुम जादूगरनी हो। मगर तुम मेरा जादू नष्ट भष्ट क्यों नहीं कर देते? तुमने तो पूरा जीवन पहाड़ों में बिताया, तपस्या करते हुए, ज्ञान हासिल करते हुए। क्या तुम्हारा ज्ञान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? शायद नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे क्यों? इसलिए मनोरमा कि मेरी और तुम्हारी हैसियत मुख्तलिफ है। तुम्हारा ये इल्म जिसम तुम जादू का नाम देती हो मेरे लिए अजनबी है। मैं तुम्हारे इस इल्म से बहुत मुतासिर हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जादू, तुम्हारा ये अनोखा इल्म तुम्हें मेरे बारे में क्या बताता है? सुनोगे महाराज? हाँ। और सच बोलोगे? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो फिर महाराज तुम्हारा नाम कृष्णु का नहीं है। तुमने कभी पहाड़ों में गायन नहीं किया? हाँ मेरे वीर, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बता सकते। वो तुम्हारी पिछली जिंदगी का पता नहीं लगा सके और ये तुम्हारी जात का अनोखापन है। क्या मैं गलत कह रही हूँ कृष्णु का महाराज? बिल्कुल ठीक है, मैंने कोई गायन नहीं किया। मैंने उसे बताया। तो फिर ज्ञानी क्यों बन गए? इस लड़की के लिए? नहीं मनोरमा, ये लड़की मेरे लिए कोई बड़ी हैसियत नहीं रखती। बस मरने से डर रही थी, आग में नहीं कूदना चाहती थी। मैंने इसे बचा लिया और फिर अपने इस एहसान का बदला इसके शरीर से ले लिया। नहीं मनोरमा, मैंने इसका शरीर बदले में नहीं लिया था। वो नौजवान थी, खूबसूरत थी और मैं एक भरपूर मर्द। मैंने इसकी खुशी से इसे हासिल किया और फिर महाराज कृष्णु का बनकर बलदेवा में आ बैठे। मनोरमा तंजिया अंदाज बोले, आया नहीं लाया क्या था? अब तुमसे क्या कहूं, तुम्हारे यहाँ हमाकतों की बातों पर बड़ी तवज्जो दी जाती है। मैंने खुद तो मंदिर में दाखिल होने की कोशिश नहीं की थी। एक और बात बताओगे महाराज? हाँ पूछो। क्या हिंदू धर्म से तुम्हारा कोई नाता नहीं है? मनोरमा ने सवाल किया और मैंने चंद मिनट उसके सवाल पर गौर किया। इसका जवाब देने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं मनोरमा। चलो पूछ लो, मनोरमा ने शाहाना अंदाज में कहा। अब तुम इस बात से इनकार नहीं करोगी कि इस वक्त की मनोरमा और रानी मनोरमा में कोई फर्क है? चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं मनोरमा ही हूं। अब तो मनोरमा, फिर मैं तुमसे कहूंगा कि मुझसे दोस्ती कर लो। हम दोनों एक दूसरे को अपने बारे में सच से बताएंगे और एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। वचन देते हो महाराज की झूठ नहीं बोलोगे? हाँ वचन देता हूँ। ठीक है, तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा ताल्लुक हिंदू धर्म से नहीं है? नहीं देवी। फिर क्या धर्म है तुम्हारा? कोई धर्म नहीं है, बस धरती पर बसने वाला एक जानदार हूँ। धरती पर बसने वालों से प्रेम करता हूँ और अगर सच मानो तो प्रेम ही मेरा धर्म है। बेबस कीड़े जब अपने जैसे दूसरे कीड़ों को निगलने लगे तो इनसे ताकतवर कीड़ों का फर्ज है कि वो इन्हें निगल जाएं और कमजोरों की रक्षा करें। यही मेरे धर्म का विचार है। कहां से आए हो? संसार के हर कोने से। धरती के बहुत से टुकड़े मेरे पैरों तले रोंदे गए। बात सच की हो रही है, इसलिए तुम इसमें शक न करना। हमारे धर्म का रूप क्यों अपना लिया? सदियों के इंसानों का तजिया करता आया हूं। हर धर्म से दिलचस्पी है, हर इल्म को पसंद करता हूं। तुम्हारे धर्म के बारे में जानने के लिए तुम जैसा बन गया, यहां से कहीं और जाऊंगा तो उन जैसा रंग जाऊंगा। अनोखे हो, भगवान की सौगंध। इतने सुंदर क्यों हो? बस इस बारे कुछ नहीं कह सकता। काम की बातें करें? चलो करें, मनोरमा ने अजीब से अंदाज में कहा। अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ पूछूं? पूछ लो, हालांकि मैं अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान सकी, मनोरमा ने कहा। इससे ज्यादा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और तुम इसे झूठ समझोगी। सबूत मांगोगी और मुझे ये सबूत देने में खासी उलझने पेश आएंगी। फिर भी मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ कृष्णु का जी। आहिस्ता आहिस्ता जान लोगे। अब तुम अपने बारे में बताओ। तुम पूछो महाराज, मनोरमा मुस्कुरा कर बोली। तुम जादू जानती हो? हाँ, ये बात सबको मालूम है। नहीं, इस तरह तो तुम अमीचंद पर भी काबू रखती होगी। इतना बड़ा राजा अमीचंद कुत्तों की तरह मेरे पैर चाटता है। इसकी 4 रानियां थी जिन्हें मैंने एक एक करके मौत के घाट उतार दिया और अब हरदे मान के राजा पर सिर्फ मेरी हुकूमत है। बहुत खूब रानी मनोरमा, अब दोस्ती की बात करो। जरूर महाराज, क्या तुम मुझे भी अपना इल्म सिखा सकती हो? ये बहुत बड़ी बात होगी महाराज, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन जब दोस्ती की बात ही है तो मैं भी आपसे कुछ मांगूंगी। हाँ जरूर।
पहली बात तुम मुझे अपनी शक्ति के बारे में बताओगे। ओह, बात वहीं आ गई। हाँ महाराज, मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो मनोरमा, कुछ तुम्हें बता चुका हूँ, कुछ और सुन लो। मेरा ख्याल है तुम्हारा तिलिस्म मेरे ऊपर नहीं चल सकेगा। मैं बेअसर इंसान हूँ। आग या पानी, कोई और चीज मेरे बदन पर बेअसर है, और ये सदियों की सख्तियां हैं जिन्होंने मुझे ना जाने क्या बना दिया है। मैं तुम जैसा गोश्त पोस्ट का इंसान नहीं हूँ। हर दौर में मैं हर मजहब और हर ख्याल के इंसानों के साथ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हर दौर के इंसानों में सम होने का बेहतरीन तरीका यही है कि इनसे मुख्तलिफ न रहो। सो मैंने खुद को तुम्हारे धर्म के मुताबिक बनाकर पेश किया। गो मुझे इसकी जरूरत न थी। वो एक लड़की की जान लेना चाहते थे। अगर मैं इसको बचाना चाहता तो इन सबको कत्ल कर देता, और वो आज भी मेरे पास इसी तरह महफूज होती जिस तरह है। इसे कौन मुझसे छीन सकता था मनोरमा? लेकिन इस तरह जो दुश्मनी की फिजा पैदा होती, और ना मैं अपना तहकीकाती काम जारी रख सकता था। तुम्हारे धर्म में शामिल होकर मैं ज्यादा सुकून से अपना काम कर सकता हूँ, और इसमें मेरा कोई नुकसान भी नहीं है। मैंने अपने आप को आग के दरमियान रखकर तुम्हारे यहाँ के लोगों की दिलचस्पियां हासिल कर ली। उन्होंने मुझे उतार समझा, मैंने इनकार न किया। वो मुझे आम आदमी समझेंगे तब भी मुझे एतराज न होगा। बस मेरा काम जारी रहे। मगर सदियों से तुम्हारा क्या मतलब है महाराज? सदियां सदियां होती हैं, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जो सदियों की बात करते हो वो क्या हैसियत रखती है? तुमने कहा कि तुम हर दौर के इंसानों के साथ शामिल रहे हो। इसका क्या मतलब? मैं सदियों से जिंदा हूं रानी मनोरमा। मेरी उम्र हजारों साल है। मान सकती हो तो मान लो, वरना अपने इल्म को आवाज दो, इससे पूछो। मैंने झूठ नहीं कहा। खाए राम, तो क्या तुमने अमृत जल पिया हुआ है? मैंने कुछ नहीं पिया। मेरे बारे में सोचती रहोगी तो मेरे ही बारे में पूछती रहोगी। इसलिए इस गुफ्तगू को यही खत्म कर दो और मेरी बात का जवाब दो। मुझे बड़ी हैरत है महाराज, हर दौर के इंसान मुझ पर हैरान रहे हैं। तुमने कोई नई बात नहीं की। तो तुम्हारा नाम भी कृष्णु का है? नहीं देवी। फिर तुम्हारा क्या नाम है महाराज? क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तुम वक्त का बेटा कह सकती हो। अनोखा नाम है। अच्छा एक बात बताओ, वो भी पूछ लो। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, ये लड़की तुम्हारी प्रेमिका है? मेरा मतलब है महाराज, तुम इससे प्रेम करते हो और वो भी तुमसे? जमीन की बेशुमार औरतों ने अदवार के मुताबिक मेरा कुर्ब हासिल किया। इन्होंने मुझ में कशिश महसूस की, मुझे भी इनकी जरूरत थी, चुनाचे मैंने इनका कुर्ब अपना लिया। लच्छी भी इन्हीं में से एक लड़की है। जहां तक तुम प्रेम की बात करती हो तो मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि तुम्हारी उम्रें एक हद तक जाकर खत्म हो जाती हैं और इसके बाद मैं तनहा रह जाता हूँ। चुनाचे बदलते अदवार के मुताबिक मेरी औरत भी बदलती रहती है। तो क्या तुम महाराज एक दौर में एक ही स्त्री के साथ रहती हो? नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मनोरमा किसी हद तक झींप गई। मेरा मतलब है महाराज, तुम इससे विवाह कर लेते हो? नहीं, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये सारी बातें धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, और मेरा कोई धर्म नहीं है। हाँ, मेरी औरत अपने तौर पर जो चाहे सो करे। तुम्हारी सारी बातें अनोखी हैं। भगवान की सौगंध, तुम जितने सुंदर हो इतने ही हैरत अंगेज भी। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मेरा मन तुम में उलझ गया है। अभी तो ना कहूंगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगी। मनोरमा ने कहा। अभी क्यों ना कहोगी मनोरमा? लाजावे है, वो शर्मा कर बोली। अच्छा एक और बात बता दो। हाँ हाँ पूछो। क्या अमीचंद को भी नहीं मालूम कि तुम ऐसे आलूम जानती हो? उसे मालूम है महाराज, मगर उसका दिमाग मेरी मुट्ठी में है। वो सिर्फ वही सोचता है जो मैं चाहती हूँ, मनोरमा ने जवाब दिया। तब तो यूं समझा जाए कि हरदेमान पर असल हुकूमत तुम्हारी है। हाँ महाराज, यही समझ लो, मनोरमा ने बड़े फखर से कहा, और फिर बोली, मगर महाराज जो कुछ मैं तुमसे कहूंगी इसका पहला पार्ट ये है कि क्या तुम मेरे कहने से लच्छी को छोड़ सकते हो? ओह, मैंने गहरी निगाहों से उसे देखा। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन ये उलझन की बात थी। वो खूबसूरत थी, सबसे बड़ी बात यह कि बाइल्म थी। इस इल्म की मालिक जिसे मैं हासिल करना चाहता था, लेकिन वो मासूम लड़की जिसकी जिंदगी के गाहक चारों तरफ बिखरे हुए थे, बेकसूर थी, और मेरे अलावा इसका कोई सहारा न था। अपनी खुशी के लिए और इस इल्म के हसूल के लिए मैं अपने असूल को नहीं तोड़ सकता था। मैंने उसकी जिंदगी की हिफाजत का वादा किया था, तो उसके लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता था। हालांकि मनोरमा मेरे लिए बहुत दिलकश थी, जवान और हसीन औरत की हैसियत से भी, और एक जादूगरनी की हैसियत से भी, लेकिन मासूम लच्छी को बर्बाद करना मेरे बस की बात नहीं थी। इसे छोड़ना बहुत जरूरी होगा मनोरमा। हाँ महाराज, अब कहलवाना चाहते हो तो सुन ही लो। तुम्हारी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। मैं तुम्हारा जीवन भर का साथ चाहती हूँ, और मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरे प्रेम में कोई दूसरी भी शामिल हो? मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी महाराज, तुम मेरा प्रेम स्वीकार कर लो और सिर्फ मेरे हो जाओ। मनोरमा की आंखों से प्यार टपकने लगा था। मैं सोच में डूब गया। सोच ये ना थी कि मनोरमा की पेशकश कबूल कर लूं, बल्कि ये थी कि अगर मैंने इसे इनकार कर दिया तो इसके बाद क्या रद्द-ए-अमल होगा। सोच में डूब गए महाराज। हाँ मनोरमा, पर क्या सोच रहे हो? तुम जीवन भर मेरे साथ कैसे रह सकोगी? क्यों, इसमें क्या अर्थ है? महाराज, अमीचंद का क्या होगा? वो सिर्फ एक कुत्ते की तरह तुम्हारे सामने दुम हिलाता रहेगा। मैं इसे बेहकीकत करके रख दूंगी। मेरा नाम मनोरमा है। मुझे सोचने का मौका तो रानी, मैं तुम्हें जल्दी जवाब दूंगा। ठीक है महाराज, लेकिन औरत जब किसी को मन का मीत मान लेती है तो फिर इसके बाद किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरे हो चुके हो स्वामी, अब मैं तुम्हें इस औरत के साथ न देख सकूंगी। मनोरमा ने नफरत से लच्छी की तरफ देखते हुए कहा, मगर अभी तो ये मुश्किल है मनोरमा। मैं सारी मुश्किलें ठीक कर लूंगी महाराज, चिंता ना करो।
मनोरमा ने हाथ उठाया और दूसरे लम्हे वो मेरी निगाहों से ओझल होगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे जलता हुआ चिराग अचानक बुझ जाए, और मैं आंखें फाड़ता रह गया। एक खतरनाक लेकिन दिलचस्प उलझन मेरे ज़हन पर सवार होगी। बेचारी लच्छी खतरे में पड़ गई थी, और इस बार यह खतरा शदीद था क्योंकि वो लोग जो लच्छी की जान के गाहक थे खुलकर मेरे सामने आ चुके थे। जिस्मानी तौर पर उनसे निमटना मेरे लिए मुश्किल न था, लेकिन एक ऐसी पुरस्कार कुव्वत जो शोले की तरह जिंदा होती है और चिराग की तरह बुझ जाती है मेरी समझ से बाहर थी, और मैं इसके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर सकता था। मैं लच्छी की तरफ देखा, चेहरे पर सुकून सजाए आराम से सो रही थी, सारी फिक्रें सारी परेशानियां मेरे सपुर्द करके। जाहिर मजबूत सहारे इंसान को सुकून ही देते हैं, और मैं इसके लिए एक मजबूत सहारा था। सारी रात आंखों में गुजर गई, फिर लच्छी के खूबसूरत होंठ मुस्कुराए और सुबह होगी। वो बिल्कुल मुतमईन थी, उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, और होती भी क्यों, उसको तो मुकम्मल सुकून था। दिन में कोई खास बात नहीं हुई। राजा अमीचंद मुझसे मिलने आया और अपने दुखड़े रोता रहा। न जाने उसने मुझसे क्या क्या तवक्कात लगा रखी थी, लेकिन इस वक्त मेरी निगाह में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। मनोरमा मुझे उसकी हैसियत से आगाह कर चुकी थी। मैंने सरसरी अंदाज में उससे बातचीत की। मेरा ज़हन उलझ ही रहा था। आज रात वो मुझसे मेरा फैसला मांगेगी, जिसे फरेब देना भी आसान काम ना होगा। लच्छी के लिए क्या करूं? रात हो गई, बदली हुई मनोरमा दोबारा मेरे सामने आई। भूलकर भी ना कह सकता था कि वही रात की जादूगरनी है। हर तौर बदला हुआ था। फिर सारे कामों से फारिग होकर मैं अपनी ख्वाबगाह में आया तो दरवाजे से अंदर कदम रखते ही मेरे कानों में एक बारीक सी आवाज उभरी, कृष्णु का महाराज यहाँ क्यों आए हो? क्या? मैं आहिस्ता से बोला, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि अब तुम मेरे हो गए हो। मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ अकेले नहीं देख सकती। इससे पहले तुम उसके शरीर से खेलते रहे हो, लेकिन अब ये ठीक नहीं होगा महाराज। लेकिन मनोरमा, मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हारी राह तक रही हूँ। मेरे मन में अधिक मनोकामनाएं हैं, आ जाओ। लेकिन मैं इससे क्या कहूँ? इसकी और देखो, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगी। मनोरमा की आवाज उभरी और मैंने चौंक कर लच्छी की तरफ देखा। लच्छी चुपचाप खड़ी थी, यूं लगता था जैसे खड़ी खड़ी सो गई हो। लच्छी, मैंने उसे आवाज दी, लेकिन लच्छी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं उसके करीब पहुंच गया। मैंने उसके शाने पकड़कर उसे झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरे जिस्म में गर्म लहरें तोड़ गईं। लच्छी का बदन यह इंसानी बदन तो था नहीं। मैंने किसी पत्थर के मुजस्मे पर दोनों हाथ रख दी थी। पागलों की तरह मैंने उसके पूरे बदन को टटोला, चेहरे का जायजा लिया, आंखें देखी, सब के सब पथराए हुए थे और मेरे बदन में शोले भड़क उठे। मनोरमा ने चक्कर चला दिया था। मनोरमा, मैंने घुराती हुई आवाज में कहा, आ जाओ महाराज, बाकी बातें यहाँ होंगी। लेकिन यह क्या कर दिया तुमने? यहीं आकर पूछ लो ना स्वामी। मनोरमा की आवाज में खुमार था। मैं चिल्लाए हुए अंदाज में कमरे से निकल आया। मनोरमा हद से बढ़ गई थी।